चारों तरफ दूर दूर तक फैला अंधेरा था। गाड़ी के अंदर मध्यम से रोशनी फैली हुई थी, लेकिन गाड़ी के बाहर दूर दूर तक फैले हुए सन्नाटे में मनीषा ने घबराकर अपने दुपट्टे को संभालते हुए एक बार फिर पूरी आंखें फैलाकर देखने की कोशिश की, मगर बाहर अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस बार भी मायूसी से अपनी गर्दन मोड़ती उसने अपने साथ वाले सीट पर बैठे तनिष्क को देखा। एक हाथ में सिगरेट व्हील पर रखा, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर उसने अपनी बाई टांग पर रखी हुई थी। वह बार बार किसी गहरी सोच में गुम था। मनीषा ने गहरी सांस ली। अब हमें यहाँ और कितनी देर रुकना पड़ेगा? उसकी आवाज़ में घबराहट छलक रही थी। तनिष्क ने पलटकर एक गहरी निगाह अपनी उस नई सेक्रेटरी पर डाली जिसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए आज 5वां ही दिन था। पता नहीं हाईवे वाले पुलिस को कॉल तो की है, लेकिन फिलहाल उनके आने का दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा। उसके अंदाजे में बेहद लापरवाही दिखाई दे रही थी। मनीषा ने बेबसी से अपना मुंह मोड़ा। उसका सफ़ेद चेहरा बालों की लटें पसीने से भीगकर चिपकने लगी थी। गाड़ी का एसी ऑफ हुए काफ़ी देर बीत चुकी थी। आखिर हम दरवाज़ा खोलकर बाहर क्यों नहीं उतर जाते? गाड़ी में बहुत गर्मी है, उसने एक बार फिर बोलने की हिम्मत की थी। इस बार तनिष्क ने मुड़कर एक तेज निगाह उस पर डाली। मनीषा बुरी तरह से घबरा गई। उस काली आंखों वाले आदमी से उसे पहले दिन से ही अजीब सा डर महसूस होता था। वह उम्र में उससे पूरे 12 साल बड़ा था। वह 20 साल की थी तो वह पूरे 32 साल का था। उसे लोगों से बात करते हुए भी घबराहट महसूस होती थी। वह तो बाहर के क्लाइंट की आंखों में आंखें डालकर भी अपनी बात मनवा सकता था, और मनीषा तो एक हालात की सताई हुई लड़की थी, हमेशा आंखों में आंसू छुपाते हुए बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलने वाली लड़की थी। और तनिष्क था एक बड़े बिजनेसमैन, अंपायर मालिक, ताकत जिसकी मुट्ठी में हमेशा रहती थी, देश विदेश के सफ़र करने वाला, जिसकी एक फ़ोन कॉल पर हर वक्त हाजिर रहने के लिए लोग तैयार रहते थे, जिसके मुस्कुराते हुए उसके दाएं गाल पर पड़ने वाले डिंपल पर हजारों लड़कियां अपनी जान देती थी। लेकिन बस एक वो था जो मुस्कुराता ही इतना कम था कि लोगों को लगता था वह इंसान कम रोबोट ज़्यादा है। एक हैंडसम रोबोट। मैडम मनीषा, अगर आपको पता हो तो इस वक्त हम 2 रास्तों को मिलाने वाले एक हाईवे के बीच में खड़े हैं। यहाँ से पूरा इलाका कच्चा है, दूर दूर तक जंगल फैले हुए हैं, और जंगल भी वैसे नहीं जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। ये पूरा कांटों से भरा जंगल होते हैं। यहाँ डाकू हमारे ही जैसे किसी शिकार के इंतजार में रहते हैं। जैसे ही गाड़ी से उतरकर नीचे कदम रखे हैं, यहाँ आसपास मौजूद कोई डाकू हमारी आहट सुनकर हम तक आ पहुँचेगा। उसके बाद जो कुछ मेरे और आपके साथ होगा वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, वरना डर से कहीं आप बेहोश ही ना हो जाओ। वो बड़े रूखे अंदाज में बोला। उसने मनीषा का दिल बुरी तरह से धड़का दिया था। मनीषा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। निचले होठों के कोने को उसने अपने दांतों में दबा लिया। गर्मी और परेशानी की वजह से उसके चेहरे पर लाली फैल गई थी। छोटी सी नाक गुलाबी हो रही थी। तो फिर आपको किसने कहा था इतनी दूर मीटिंग रखने को? आपकी एक कॉल पर सब कुछ हो जाता। आप क्लाइंट को भी वहीं बुला लेते। वह अब रोनी सी शक्ल बनाकर बोली थी। वह अब अपने और अपने बॉस के बीच स्टेटस का फर्क भूल गई थी। तनिष्क ने हैरानी से उसे देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़े दिलचस्प भाव दिखाई दिए थे। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ जॉब क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप इस वक्त कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं लग रही हैं। आपको पता होना चाहिए, जब क्लाइंट मीटिंग तय करता है तो आने जाने की डिमांड भी उसी वक्त तय की जाती है, और मेरे लिए इस हाईवे का सफ़र कोई खास मायने नहीं रखता। ये तो आज बदकिस्मती से गाड़ी खराब हो गई और मुझे गाड़ी ठीक करवाना याद नहीं रहा, तो इसलिए अब हम पिछले आधे घंटे से यहाँ फंसे खड़े हैं, वरना ऐसे हालात मेरे साथ रोज रोज नहीं होते। मनीषा ने उसकी बात पर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। उसे हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। हथेलियाँ पसीने से भीग रही थी, बल्कि वह खुद भी पसीने में पूरी तरह भीग चुकी थी। क्या मुसीबत है यार। साथ बैठा तनिष्क 5 मिनट और ज़्यादा इंतजार करने के बाद बुरी तरह से परेशान हो उठा था। उसने तेजी से अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले थे। माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए टिश्यू का आधे से ज़्यादा डब्बा खाली कर चुका था। मनीषा बेकाबू होकर अब परेशान हो रही थी। शायद पुलिस हमारी मदद के लिए आ रही हो। उसने खिड़की से अपना सिर चिपकाकर एक बार फिर बाहर देखने की कोशिश की, मगर बाहर तो बिल्कुल ही अंधेरा छाया हुआ था। आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाओ। इतना इतना मोटा दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ रखी है, इस गर्मी में भी कहीं आप बेहोश ना हो जाओ।
तनिष्क की बात पर मनीषा को जैसे कोई करंट सा लगा था। वह उछलकर उसकी तरफ पलटी। नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात पर तनिष्क ने लापरवाही से अपना सिर झटका। हाँ, दिख तो रहा है आप कितनी ठीक हैं। स्वर्ग की हवाएं तुम्हारी तरफ तो आ रही है ना। आपको इस तरफ से लापरवाही से कहते हुए उसने सीट की पीठ से टेक लगा ली। और यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर पुलिस वाले का नंबर डायल किया, लेकिन पिछली कई बार की तरह इस बार भी नंबर बिजी जा रहा था। तनिष्क को शायद अब गुस्सा सा आ रहा था। घड़ी की सुइयां रफ्तार से चल रही थी। उन्हें अब इस रास्ते पर खड़े 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम बीत चुका था। यह हकीकत थी, वह अपने साथ मौजूद मनीषा की वजह से गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे पता था वह जवान और खूबसूरत है, और ऐसे में अगर यहाँ किसी गलत नीयत के आदमी से उसका सामना हो गया तो वह क्या करता। एक नज़र उसने मनीषा पर डाली, जो खिड़की के सहारे अपनी ही सोचों में गुम थी। उसने सावधानी से डैशबोर्ड खोला और एक बार फिर उसे मायूसी हुई। वह जानता था कि आज भी अपनी गन लाना भूल गया है, लेकिन चेक करने में क्या ही जाता था। ओके, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और आप ये इतनी मोटी सी दुपट्टा अपने ऊपर डाल रखी है। अच्छा होगा इसे साइड में उतार कर रख दो। हम थोड़ी देर बाहर खुली हवा में खड़े हो जाते हैं। वह जैसे ये फैसला कर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। मनीषा ने उसे पसीने में भीगी शर्ट के साथ बाहर निकलते देखा और गहरी सांस ली। अब तो उसे अपनी सांस भी डूबती हुई महसूस हो रही थी। तेजी से अपनी तरफ का लॉक खोलते हुए वह गाड़ी से बाहर निकली। गाड़ी के घुटन भरे माहौल से बाहर निकलते ही उसे तेज हवा का एक झोंका टकराया। मनीषा को एक अजीब सी राहत का एहसास हुआ। सुनसान सड़क पर सिर्फ उनकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी दूर तक फैली हुई थी और कोई रोशनी नहीं थी। यहाँ से शहर कितना दूर है? हम लोग पैदल चलकर नहीं जा सकते क्या? मनीषा ने हिम्मत करके उसे पीछे से बुलाया, जो अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर सिर पर रखे हुए था और जांचती हुई निगाह से सामने देख रहा था। वह एकदम पलटा। शहर यहाँ से पूरे 4 घंटे की दूरी पर है, वह भी गाड़ी में बैठकर जाने पर। और तुम पैदल शहर तक जाना चाह रही हो? तुम क्या कोई टार्जन हो? इस बार वह दिलचस्पी से बोला था। अच्छा, एक काम करो, अगर सच में तुम्हारे अंदर चलकर जाने की इतनी हिम्मत है तो प्लीज़ मुझे अपने कंधों पर उठा लो, क्योंकि मैं खुद यहाँ इस वीरान सड़क पर खड़े खड़े अब परेशान हो गया हूँ, मुश्किल से गंभीर शब्दों में कह रहा था। मनीषा ने पहले उसे हैरानी से देखा और अगले ही पल उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया। वह इतनी गंभीर सिचुएशन में भी मजाक कर रहा था। उसके होंठ शरारत से मुस्कुरा रहे थे। मनीषा ने मुश्किल से खुद पर काबू किया। उसे अपने आप पर बेकाबू ही गुस्सा आया था। अचानक ही तनिष्क, जो गहरी निगाहों से मनीषा का जायजा लेते हुए धीमे से मुस्कुरा रहा था, एकदम पलटकर सामने सड़क के दूसरी तरफ मौजूद झाड़ियों की तरफ देखने लगा। क्या हुआ, कोई जानवर है? मनीषा बुरी तरह से घबराई थी। नहीं, गाड़ी के अंदर बैठो, कहते हुए उसने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और पीछे मुड़ा। गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसने मनीषा को अंदर धकेला और तेजी से अपनी सीट की तरफ लपका, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सड़क के दूसरी तरफ से निकलने वाले उन 3 बदमाशों ने गाड़ी में किसी इंसान की मौजूदगी भांप ली थी। इससे पहले कि वह गाड़ी में बैठकर उसे लॉक करता, तीनों उसके सर पर मौजूद थे। यार, बड़े दिनों के बाद शिकार मिला है। गाड़ी बुलेट प्रूफ जैसी मजबूत दिखाई दे रही है। तगड़ी पार्टी हाथ आई है। कम से कम 5 करोड़ रुपए से कम नहीं हाथ आने वाले। मास्क में चेहरा छुपाए एक अधेड़ उम्र वाले आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उसके जवाब में उसके साथ आए दोनों लोग जोर से हंसे थे। तनिष्क को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। वह जंगली डाकुओं के हाथ लग चुका था। जिस बात का उसे डर था वही हुआ था। उन तीनों के हाथों में हथियार थे, जबकि अंदर बैठी मनीषा का तो जैसे खून रगों में ही जम गया था। प्लीज़ हमें जाने दो, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हम लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं वादा करता हूँ। वह गाड़ी के अंदर से ही अचानक विनती भरी आवाज़ में बोली थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। डाकू हथियार लिए खड़े थे। तनिष्क ने बेबसी से अपनी आंखें मीच की झुका ली। ये लड़की उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ निकली थी, और जो उसकी मौजूदगी से अभी तक बेखबर थे, अचानक दिलचस्पी से गाड़ी के अंदर झांकने लगे। अरे बाबा, उसके साथ तो कोई जवान लड़की है और खूबसूरत भी। आवाज़ तो बहुत प्यारी है, जरा देखे तो कौन है? एक आदमी ने तनिष्क को हथियार की नोक से पीछे करते हुए दूसरे को रास्ता दिया था। वह ड्राइविंग सीट पर अंदर बैठा तो मनीषा की आंखें डर से फैल गई। वह बुरी तरह कांप रही थी। हाथ मत लगाना उसे,
तुम लोगों को जो कुछ चाहिए मैं दे देता हूँ, जितने पैसे चाहिए डिमांड करो। उसे मनीषा की तरफ लालची निगाहों से देखते पाकर तनिष्क ने जोर से दहाड़ा था, मगर अंदर बैठा आदमी अब उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। भाड़ में गए पैसे, जब यहाँ ऐसा खूबसूरत चमकता हीरा मौजूद है तो पहले उससे फायदा तो उठा ले। पैसे तो हम तुमसे ले ही लेंगे। वह लार टपकाते हुए शब्दों में कह रहा था। मनीषा के होंठों से घुटी घुटी सी चीख निकली। अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर उसने तेजी से बाहर निकलना चाहा, मगर ड्राइविंग सीट पर बैठे उस डाकू ने झट से उसकी बाजू दबोच ली। बाहर खड़े तनिष्क से अब खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। उसने अपनी ओर तनी गन की परवाह किए बिना उस डाकू को धक्का दिया। डाकू जरा सा लड़खड़ाकर पीछे गिरा था। तनिष्क लपक कर ड्राइविंग सीट पर झुका था। मैं तुझसे कह रहा हूँ, बाहर निकल और उसकी तरफ बुरी नज़र डालना बंद कर। वह एक इज्जतदार लड़की है। उसने डाकू को गिरेबान से पकड़ते हुए गाड़ी से बाहर घसीट लिया। मनीषा ने आश्चर्य से तनिष्क की तरफ देखा। उसका दुपट्टा, जो पहले घुटनों तक खुद को ढके बैठी थी, खिसक कर नीचे गिर गया था। बालों का जूड़ा भी खुल गया था। बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी और डर कांप रहा था। तनिष्क की बस एक निगाह उस पर पड़ी और अगले ही पल उसे अपने सिर के पीछे भारी दबाव का एहसास हुआ। बर्दाश्त की आखिरी हद तक पहुंचते ही वो बेबसी से अपनी आंखें मूंद गया। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकर चलो इसे अपने साथ। पैसे वाला होगा तो अपनी जगह, ये इलाका हमारा है। ड्राइविंग सीट पर बैठे डाकू को गुस्सा आ गया था। वह भड़क कर गाड़ी से बाहर निकला। बाहर मौजूद डाकुओं ने तेजी से तनिष्क के सिर पर एक और वार किया था। तनिष्क को अपने चेहरे पर कोई गीली सी चीज़ फैली हुई महसूस हुई। उसकी आंखें धुंधला गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने देखा, दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वे लोग मनीषा को बाहर निकाल रहे थे। वह सिसक रही थी, चिल्ला रही थी, मदद के लिए बुला रही थी, मगर वे उसकी बेबसी से आनंद ले रहे थे। फेंक दो इसे यहीं, हमारा काम है, उस लड़की के तरफ इशारा करते हुए डाकुओं का सरदार बोला था। तनिष्क को अपनी धड़कनें डूबती हुई महसूस हुई। वह उस लड़की को अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ तक लाया था। उसे पता था वह किसी मामूली से घर से संबंध रखती थी। उसकी इज्जत ही उसके लिए सब कुछ थी। उसने खुद को संभालना चाहा, मगर उसके साथ खड़े डाकू ने एक और बार बंदूक का पिछला हिस्सा उसके सर पर दे मारा। उसे जमीन पर गिरा दिया था। वह लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। उसके सामने मनीषा को वे लोग घसीटते हुए सड़क के दूसरी तरफ ले जा रहे थे। वह उसका नाम लेकर बुला रही थी, मदद मांग रही थी। तनिष्क की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इधर कुलदीप और उसकी माँ बहुत परेशान थी। कुलदीप ने एक लापरवाह नज़र खिड़की पर डाली। उसने कहा तो था कि आज रात वापस आ जाएगी। उसके बताए हुए वक्त से भी टाइम इतना आगे हो गया है, पता नहीं कब आएगी। लापरवाही से सिर झुकाते हुए उसने चारपाई पर करवट बदल ली। माँ, अब मैं सो रहा हूँ। अगर उसका फ़ोन आए तो उसे कह देना रिक्शा या टैक्सी पकड़कर खुद ही आ जाएगी। मैंने इतनी रात तक जागने का ठेका नहीं ले रखा। मुझे अब बड़ी ज़ोर से नींद आ रही है, वो बड़ा सा उबासी लेते हुए बोला था। कमरे में दाखिल होती विमला देवी ने एक नापसंद नज़र अपने बेटे पर डाली। तो उम्र के 25 साल में लग गया है, लेकिन अभी तक तुझे अकल नहीं आई। मैं तुझे कब से कह रही हूँ ये लड़की किसी काम की नहीं है। जिस मकसद के लिए तू उसे लाया है, मुझे तो वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। महीने हो गए हैं तुझे उससे शादी किए, लेकिन ना तो उसने तेरी कोई बात मानी और ना ही कोई फ़ायदा दिया। और तुझसे वह एक छटांग भर की पत्नी नहीं संभाली जाती। कल से वह घर से निकली हुई है और तुझे उसकी परवाह ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ चुटिया से पकड़, थप्पड़ लगा मुँह पर जब घर वापस आए। न जाने कहाँ आवारा गर्दी करती फिर रही है। विमला देवी ने आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर सामने कुलदीप था। लड़ाई से बचते हुए वह चारपाई पर लेटकर अपने ही ख्यालों में खो गया। अरे माँ, फिक्र मत करो, जो मैं चाहता हूँ वह तो मैं उससे करवा ही रहा हूँ। अब जहाँ वह नौकरी पर लगी है वह बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी से आधा हिस्सा अपने नाम ना लिखवाया तो मेरा नाम भी कुलदीप नहीं। और देर हो गया तो क्या हुआ, बड़े मज़े से कह रहा था। उसके चेहरे पर सोच की एक गहरी छाया उमड़ आई थी। विमला देवी कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर सिर झटककर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वह बराबर आंखों में सुनहरे सपने सजाए आने वाले वक्त का इंतजार कर रहा था, जब उसकी दुनिया ही बदलने वाली थी। 25 गज के 5 मंजिला छोटे से मकान से निकलकर वह बहुत जल्द एक बड़ी सी कोठी में शिफ्ट होने वाला था, और ये सब कुछ उस छटांग भर की लड़की ने करना था। उसके बारे में उसकी माँ का ख्याल था कि वह बहुत मासूम और बेवकूफ़ लड़की है,
एक बड़ी भरपूर मुस्कुराहट कुलदीप के होंठों पर फैल गई थी। मनीषा का चेहरा उसकी निगाहों में घूम गया था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। हाय, ये तो बला की कयामत है, मगर क्या करूं? इस चिड़िया से मुझे कई काम निकलवाने हैं। फिलहाल इसके पर नहीं उतर सकता। माँ, वह अपने होठों से बड़बड़ाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इधर कुछ ही पलों के बाद गहरी नींद में खो गया था, ये जाने बिना कि अंधेरी रात में चिल्लाती हुई मनीषा हर उस आदमी को नाम लेकर बुला रही थी जिसके साथ उसका कभी कोई रिश्ता रह चुका था। वह बुरी तरह से तड़प रही थी, रो रही थी। वे तीनों डाकू उसे घसीटते हुए जंगल में ले जा रहे थे। मनीषा ने पलटकर तनिष्क की तरफ देखा। वह रोड पर गिरा बेजान पड़ा था। उसके सिर से निकलता हुआ खून उसके सिर के नीचे जमा हो रहा था। मनीषा ने बेबसी से अपनी आंखें मींच ली। हे भगवान, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं पहले ही बहुत मुसीबतों का शिकार हूँ। वह फूट फूट कर रोने लगी थी। एक डाकू ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपने साथ चिपका रखा था, जबकि दूसरे ने उसके दोनों हाथ पीछे कसकर बांध रखे थे। सारी मुसीबत दूर कर देते हैं रानी, बस थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलो। इतनी खूबसूरती अपने पास रखकर क्या करोगी? थोड़ा सा खर्च कर लो। वे कमीनी सी हंसी हंसने लगे थे। अब उनकी चाल में जल्दीबाजी नहीं थी। शायद वे तसल्ली में आ गए थे कि तनिष्क को उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अब कोई उन तक पहुंचने वाला नहीं है। कांटों वाली झाड़ियां और पेड़ों के बीच से मनीषा को घसीटते हुए लोग उसे एक कच्चे से मकान में ले आए थे। मनीषा ने हैरानी से आसपास देखा। वहाँ हल्की सी रोशनी थी। बिजली का छोटा सा इंतजाम भी किया हुआ था। कच्चे मकान में बिछी चारपाई से अंदाजा होता था ये डाकू यहाँ कुछ ही समय के लिए रुकते होंगे। इन तीनों की आंखों में लालच था, हवस थी। चेहरे से दानों उतारते हुए एक आदमी ने सिर से पैर तक मनीषा का जायजा लिया। वह कांप कर रह गई। भगवान के लिए मुझे जाने दो। एक बार फिर उसने मिन्नत की। वह रो रो कर बैठ चुकी थी। अब तो चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था। गला भी सूख गया था। उसका दुपट्टा तो रास्ते में कहीं गिर गया था। रेशमी बाल घुटनों तक फैल गए थे। तभी एक डाकू ने आगे बढ़कर मनीषा के बाल अपने हाथ में पकड़ लिए। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, लगता है किसी महंगे वाले शैम्पू से नहाती हो। वह घटिया बातें करते ठहाके लगाकर हंस रहे थे। मनीषा का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। अचानक ही उसने आव देखा न ताव देखा, एकदम पलटकर उसी की तरफ भागने लगी जिधर से वह आई थी। वहाँ गहरा अंधेरा था। अपने पीछे उसे डाकुओं के ठहाके और फिर चीखने की आवाज़ सुनाई दी। पकड़ो उसे, उन तीनों ने एक दूसरे से कहा था, मगर मनीषा अंधाधुंध भाग रही थी। पैरों में चुभते कांटे और झाड़ियों को उसने नज़रअंदाज कर दिया था। झाड़ियों के बीच से जाती हुई हर शाख उसके जिस्म से टकरा रही थी। हर खरोच के साथ उसके होंठों से एक सिसकी निकलती थी, मगर वे खुद पर सब्र कर लेती थी। किसी भी पल डाकू उसके सर पर पहुंच सकते थे। मनीषा चलने की रफ्तार मध्यम थी, मगर डाकू तेज रफ्तार में चल रहे थे। वह लोग तो इस रास्ते पर चलने के आदी थे। अचानक ही बीचों बीच हवा में एक फायरिंग की आवाज़ गूंजी थी। मनीषा के होठों से एक चीख निकली, कौन है यहाँ? मजबूत मर्दाना आवाज़ पर मनीषा चौंक कर उठ खड़ी हुई थी। एक जोरदार चीख उसके होठों से निकली। उसने देखा सामने पुलिस की यूनिफॉर्म पहने कुछ पुलिस वाले उस रास्ते से अंदर आते दिखाई दिए। मनीषा ने मुड़कर देखा, वे तीनों डाकू उससे कुछ कदम की दूरी पर खड़े थे। उन्होंने भी पुलिस वाले को देख लिया था। अब वो तेजी से अपने चेहरे पर मास्क लपेटे हुए वापसी की तरफ भाग रहे थे, मगर पुलिस की नज़रों में आ चुके थे। ट्रेंड और काबिल पुलिस वालों ने तेजी से दौड़ लगाकर अपने और डाकुओं के बीच की दूरी को कम किया था। डाकू भाग रहे थे, मगर सिर पर पहुंची पुलिस ने एकदम उन पर ऐसा हमला किया कि वे चाह कर भी फरार ना हो सके। अब उस वक्त उनकी मरम्मत की जा रही थी और उनके मुंह से उबलती गालियों का एक तूफान निकल रहा था, जिसे सुनते हुए मनीषा थरथर कांप रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जान और इज्जत दोनों बच गई थी। उसने पलटकर आश्चर्य से उस रोशनी में मिले हुए भयानक मंजर पर डाली, जहां पुलिस तीनों डाकुओं को पकड़कर घसीट रही थी। तुम ठीक हो? जानी पहचानी आवाज़ पर वह उछल पड़ी थी। बड़ी बड़ी आंखों में डर सिमट आया। उसके पीछे तनिष्क खड़ा था। सिर से बहता हुआ खून रुक चुका था। उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए थे। आंखों में परेशानी थी। मनीषा कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसका दिल चाहा कि वह उसी वक्त तनिष्क के सीने से जा लगे। उसे वहां देखकर उसे अपने अंदर इतना सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ कि वह बोल नहीं पाई। एक पल में ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। क्या हुआ? चोट लगी है क्या? तनिष्क ने आगे बढ़कर बड़ी फिक्र के साथ पूछा था। उसके हाथ उसके पीठ के पीछे बंधे हुए थे।
तनिष्क ने एक नज़र उसका जायजा लिया। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर आंसुओं के निशान और पैरों से बहता हुआ खून उसकी हालत बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे बिल्कुल दिमाग में भी ये नहीं था कि इस हाईवे पर यह हादसा हो जाएगा। मुझे फ्लाइट से ये सफ़र तय करना चाहिए था, वह शर्मिंदगी भरे शब्दों में कह रहा था। उसने आगे बढ़कर अपने और मनीषा के बीच की दूरी को कम किया। मनीषा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। तनिष्क के वजूद से उड़ती हुई लोशन की महक उसे अपने होश हवास पर छाती हुई महसूस होने लगी। जंगल का वह दहशत भरा माहौल जैसे पल भर में सुकून में ढल गया हो। तनिष्क ने धीरे से हाथ बढ़ाकर मनीषा के हाथ खोले थे। एक सुकून सा मनीषा के चेहरे पर फैल गया था। उसके बाजुओं और हाथों में तकलीफ हो रही थी। अब तुम ठीक हो? वह फिक्र से फिर से पूछ रहा था। मनीषा ने सिर हिलाया, मगर अगले ही पल हवा में एक और जोरदार फायरिंग की आवाज़ गूंजी। मनीषा की आंखें बेचैनी से फैल गईं। तनिष्क ने उसका दायां कंधा रंगीन होते हुए देखा। उसने बेकाबू होकर आगे बढ़कर उसे थाम लिया, जो नीचे गिरती जा रही थी। तनिष्क ने बेकाबू उसका नाम पुकारा, मगर वह निढाल होकर उसके बाजुओं में झूल गई थी। उसके बाजुओं में गोली लग गई थी। तनिष्क ने बेकाबू पीछे मुड़कर देखा। एक डाकू ने फरार होने की कोशिश की थी और ये गोली उसी की गन से निकली थी। वह डाकू पकड़ा गया या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस मनीषा की फिक्र हो रही थी, जो उसके सामने मोम की गुड़िया बनी टूटती जा रही थी। तनिष्क ने बेकाबू उसे दोनों बाजुओं में उठा लिया था। अगले ही पल वह अंधाधुंध जंगल से बाहर की तरफ भागा था। बाहर हाईवे पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, जिन्होंने उसकी गाड़ी में आई मामूली सी खराबी को ठीक कर दिया था। आंधी तूफान की तरह तनिष्क ने मनीषा को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और उसने पलटना चाहा ही था कि अचानक वह चौंका। मनीषा की सफ़ेद गर्दन पर अजीब सा निशान था, यूं जैसे उसे किसी चीज़ से जलाया गया हो। तनिष्क बिल्कुल सुन्न रह गया। ऐसे ही निशान उसकी कलाइयों और बाजुओं पर भी थे। झाड़ियों में अटकने के कारण उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे और दूधिया जिस्म बाहर झलक रहा था, जिस पर जगह जगह निशान थे, जैसे उस पर बहुत अत्याचार किया गया हो। तनिष्क की निगाह में पहले हैरानी और फिर बेकाबू गुस्सा उभर आया, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मनीषा का खून तेजी से बह रहा था। उसके पास वक्त कम था। अपनी शर्ट उतारकर उसने तेजी से मनीषा के बाजू पर बांधी, जहां उसे गोली लगी थी। मनीषा की सांसें मंद पड़ गई थी। तेजी से पलटकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए तनिष्क ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। अगले ही पल वह उसे सड़क पर दौड़ा रहा था। वह जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहता था। नामालूम उसे किस बात की फिक्र सता रही थी। बार बार पलटकर वो मनीषा की तरफ देख रहा था। उसकी रेस ड्राइविंग का ही नतीजा था कि सिर्फ 20 मिनट के बाद वह नज़दीकी अस्पताल के सामने खड़ा था। मनीषा को बेकाबू हालत में इमरजेंसी से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया था। मनीषा ने बंद होती सांसों के बीच कई डॉक्टरों को अपने ऊपर झुके देखा तो ऑपरेशन थिएटर का कमरा उसे मौत का कमरा महसूस होने लगा था। डूबती हुई सांसों के बीच एक तीखी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभर आई थी। अब ये सब कुछ देखना भी रह गया था। जिंदगी में उसने बड़े अत्याचार और जुल्म सहे। अब दर्द से अपनी आंखें मूंदी और दिमागी तौर पर खुद ब खुद अपने बीते हुए कल में लौटने लगी। यूं भी उसने सुना था कि जब इंसान मरने वाला होता है तो वह अपने साथ पेश आए सारे किस्से अपनी आंखों के सामने देख लेता है। शायद मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। जाने पहचाने चेहरे आंखों के आगे घूमने लगे तो मनीषा ने जोर से झटका खाया, मगर यादें उसे अपने घेरे में लेती जा रही थी। उसे याद था जब उसने 10वीं का पेपर दिया था और अच्छे नंबरों से पास हुई थी, वह कितनी ज़्यादा खुश हुई थी। माँ, जिन लड़कियों के इतने बुरे नंबर आए हैं वह भी कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ना भी है, प्लीज़। वह माँ के दोनों हाथ थाम कर बोली थी। बबीता देवी ने गहरी सांस लेकर अपने हाथ वापस खींच लिए थे। वह जानती थी उनके परिवार में लड़कियां तो स्कूल की शक्ल भी नहीं देखती थी। उन्होंने तो फिर भी मनीषा को 10वीं तक पढ़ाया था। पति के मृत्यु के बाद वैसे भी एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती थी। कुछ जमाने का डर और कुछ अपनी गरीबी का एहसास। उन्होंने मनीषा को कोई सपना नहीं दिखाया था, मगर रात तक वह सिर लपेटे पड़ी रही। बबीता देवी जितनी बार भी खाना लेकर कमरे में आई, उसने साफ मना कर दिया, मुझे खाना ही नहीं खाना, मुझे बस आगे पढ़ना है। उसकी आवाज़ आंसुओं से भीगी हुई थी। बबीता देवी के दिल को कुछ होने लगा था। अभी तो वह 18 साल की भी नहीं हुई थी।
उसकी कद काठी इतनी अच्छी निकली थी। बबीता देवी उसे देख देख कर दिल ही दिल में बहुत खुश होती थी। सुनहरी आंखें, कमर तक आते बाल उसके सफ़ेद रंग पर और ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। उसके नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे। वह चलती फिरती मोम की गुड़िया सी लगती थी। बबीता देवी को उसका हुस्न डरा कर रखता था। बस यही वजह थी कि वह उसकी जल्दी शादी कर देना चाहती थी। मनीषा ने रात तक अपनी भूख हड़ताल चालू रखी। जब रात के 11 बजे थक हार कर नैतिक भैया घर में दाखिल हुए, उन्होंने हमेशा की तरह आते ही मनीषा का पूछा था। अंदर पड़ी है मुंह लपेटकर, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कहती है कॉलेज में एडमिशन लेना है। बबीता देवी ने मरे मरे शब्दों में खबर सुना दी। नैतिक भैया ने गहरी सांस ली, अंदर कमरे में चले आए। उस मोम की गुड़िया में तो उनकी जान बसती थी। क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? उन्होंने हमेशा की तरह प्यार से मनीषा के सर पर हाथ फेरा। मनीषा आंखें भिगाए बैठी थी। पिता की मृत्यु के बाद नैतिक भैया ने उसे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। मनीषा तेजी से उठ बैठी और जैसा वह चाहती थी वैसा ही हुआ। नैतिक भैया उसकी भीगी आंखों को देखकर हमेशा की तरह पिघल गए थे। ठीक है, जैसे ही कॉलेज में एडमिशन खुलेंगे मुझे बता देना, मैं खुद तुम्हारा एडमिशन दिलवा दूंगा। उन्होंने मोहब्बत से मनीषा के सिर पर हाथ फेरा। वह खुशी से उनसे लिपट गई थी और जिस दिन उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, खुशी से उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। नैतिक भैया के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे उसने उनसे वादा किया था, मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी वजह से आपको कभी कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। नैतिक भैया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उन्हें मनीषा पर पूरा भरोसा था। उसे कॉलेज जाते हुए 5 महीने बीत चुके थे। परिवार भर के लोगों ने जी भरकर बातें बना ली थी और रिश्तेदार तो उनसे अपना रिश्ता ख़त्म करने लगे थे। बबीता देवी की नंद के ससुराल से मनीषा के लिए रिश्ता आया था। 1 नहीं 2 रिश्ते आए थे और वे अपने बेटे के लिए मनीषा का हाथ मांग रहे थे, मगर नैतिक भैया ने सख्ती से सबको मना कर दिया था। मनीषा जितना पढ़ना चाहती है पढ़ ले, उसके बाद मैं खुद ही उसकी शादी कर दूंगा। उनके 2 टुक बात पर वे लोग मुंह बनाते हुए उठकर खड़े हो गए। देख लेना, जितनी खूबसूरत है ये लड़की, एक दिन तुम्हारा सिर नीचा जरूर करेगी और कॉलेज में तो यह आम बात है, कोई लड़का मिला तो ये फरार भी हो जाएगी। लड़कियों को इतनी आज़ादी देने का मतलब समझते ना, किसी दिन तुम्हारी नाक के नीचे ही गुल खिला देगी और घर से भाग जाएगी। ये बात सुनते ही अंदर कमरे में बैठी मनीषा का दिल दहल कर रह गया था, मगर वह सिर झिटक कर किताबों में बिजी हो जाती थी। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या मनीषा का पति कुलदीप ये सब जानने के बाद उसे अपने पास रखेगा या फिर उस पर और मुसीबतों का पहाड़ तोड़ेगा? क्या तनिष्क उसे बचा पाएगा या नहीं? इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो इसे मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।